क्या ये पॉलिटिकल क्राइसिस थी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में टर्न हुई और उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल क्राइसिस बनी और अब हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम दिख रही है। देखिए, एक अच्छी बात तो जिसकी तरफ काटजू साहब ने इशारा किया, सेना इस वक्त लोकतंत्र को बचाने का मन है सेना का। सेना हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल उससे काम नहीं चलता। असली लोकतंत्र तभी चलता है जब पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेसी हो। यहाँ उसका मुजाहिरा इस वक्त देखने को मिल रहा है कि पार्टी का लोकतंत्र कैसा होता है। कुनबाशाही तानाशाही से भी खराब होती है। श्रीलंका में सबसे निकृष्ट कोटि की कुनबाशाही, आपने खुद बताया 40 लोग सत्ता में हैं, तो उनकी पार्टी कुछ नहीं है सिवा एक कुनबे के। अब जब पार्टी के भीतर अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आप खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, तो पार्टी के भीतर कोई बोलने वाला होना चाहिए ना। जैसे यहाँ देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी में, सत्तारूढ़ पार्टी में क्यों लीडरशिप का चुनाव चल रहा है इस वक्त? क्योंकि जो बैक बेंच एमपी हैं उनमें इतना साहस है कि वो उठ के सवाल करते हैं कि आप जिस तरह से सरकार चला रहे हैं ये हमारी पार्टी को, हमारी जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति, उसके हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए आपको जाना होगा, आप जाइए, हम नया नेता चुनेंगे। ऐसी हिम्मत किसी भी पार्टी में श्रीलंका के नहीं है। परिवारवाद हर पार्टी में है और ये पुराना है, आज का नहीं है। भंडार नायके परिवार था, सेना नायके परिवार था, जयवर्धना परिवार था, कुमारतुंगा परिवार था, राजपक्षा परिवार आ गया। तो परिवार जाता है, परिवार आता है। तो ये राजनीतिक संकट तो है, लेकिन राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक संकट इसलिए आया, बार बार हम इस सवाल को दोहरा रहे हैं कि कोई पूछने वाला, कोई जवाबदेही नहीं है। ऊपर से जब कुनबाशाही होती है तो क्योंकि आपको खाना है तो जनता की भी आप आदतें खराब करते हैं। उनमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भर देते हैं, हकदारी जिसे कहते हैं कि साहब आपको कर्ज भी नहीं, आपको जो है टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आपको मुफ्त में हम ये चीज दे देंगे, वो चीज दे देंगे। मुफ्त में कहीं कुछ नहीं आता है। इतना साहस कुनबाशाही वाली पार्टियों को या सरकारों को नहीं होता है कि जनता को ये बताएं कि ये आर्थिक स्थिति है, इस वक्त आपको टैक्स देना पड़ेगा तब देश चलेगा। ये साहस तो तब आएगा ना जब आपकी खाने की नियत ना हो। जब आपको खाना है तो आप जनता को भी खिलाना चाहेंगे, तो हकदारी जो है वो बढ़ाते जाएंगे कि हम टैक्स कम कर देंगे, हम फेरी टेल जो है वो हवाई किले बनाने लगेंगे। तो ये हवाई किले बनाए गए और लगातार हवाई किले बनाए गए, वो ढहने थे। अब हालत ये है कि हर साल 300 करोड़ का, केवल 300 करोड़ डॉलर का सालाना का आपका व्यापार घाटा है। यानी आप जितना सामान बेचते हैं, वो जो मतलब सामान खरीदते हैं, वो 300 करोड़ डॉलर का ज्यादा होता है बेचने वाले सामान से। तो सीधी सीधी बात है, विदेशी मुद्रा कहां से आएगी? जब ये आए थे 2019 में, इनके पास लगभग 780 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। अब वो घटते घटते, क्योंकि 300 करोड़ तो साल में वैसे ही घट रहा है, तो 600 करोड़ तो ही निकल गया 2 साल में। तो अब आपके पास 25 करोड़ बचा है। ये समस्या तब तक, जो इमीडिएट, जो तात्कालिक समस्या है, वो समस्या ये है कि इनके पास खरीदने को विदेशी मुद्रा के पैसे नहीं है। ईंधन कहाँ से खरीदें, दवा किस चीज से खरीदें, खाना किस चीज से खरीदें, और वो कहाँ से आएगा? वो तब आएगा जब आप कुछ बेचेंगे, और बेचेंगे उसका इस वक्त मौका है, क्योंकि इनकी मुद्रा घट के आधी हो गई है। तो जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो आप देश में जो चीजें बनाते हैं वो सस्ते में बना सकते हैं और वाजिब दाम पे दुनिया में बेच सकते हैं। इस वक्त मांग भी है, ये कर सकते हैं, लेकिन इनको समय चाहिए। और समय जो है वो तभी मिलेगा जब इनका जो कर्ज है, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, जो 5500 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है, उस कर्ज के भुगतान पर मोरिटोरियम लग जाए। ये सबको मिलके बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि श्रीलंका फिलहाल अगले 4-5 साल तक कर्ज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो उसको छूट दी जाए और उसके बाद इनका विदेश व्यापार बढ़े और तब जाकर के संकट हल हो। हाँ, इस पे पहले कई बार इनको कर्जा दिया गया, काटू जाता हूँ मैं एक मिनट, और लेकिन उसके बाद भी नहीं किए। तो एक तरफ आप जो जहाँ भी बात ले गए आप शर्मा जी, कि ये जो फ्रीबीज या रियल इकोनॉमिक को ना समझ के केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्तखोरी करते रहिए, फ्री बीज बांटते रहिए और
अपनी बैलेंस शीट की तरफ देखिए मत, ये एक बड़ी समस्या है। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। प्रमित पाल को भी शामिल करते हैं। प्रमित पाल, आप कैसे एनालाइज करते हैं सिचुएशन को कि इसके मूल में पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? इकोनॉमी तो मैनिफेस्टेशन है, जो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि ये सब गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने, अब उसको झेलें हम और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें इसका। Problem that there's going to be in Sri Lanka is that the entire political leadership, whether it's Vikramasinghe or Rajapaksa, all basically lived off of the same structural economic weakness that the others have discussed, which was that Sri Lanka had to borrow enormous amounts of money from overseas. If possible, can you speak in Hindi? अगर संभव हो तो। I don't speak Hindi. I can speak in Bengali. Please, please. But not in Hindi. Please, please. So no, I literally don't speak any Hindi. Okay. Mr. Katu is laughing because he knows that very well. Okay. But so I'm just going to say that the political class has a basic problem. All of them lived off the same structural weakness as Sri Lanka. Sri Lanka has gone to the IMF 16 times since 1965 because they have always run a constant deficit. The problem now, as others have mentioned, that you had a multiple set of crises. You had a foreign exchange crisis caused by the collapse of tourism. You had a failure of your agricultural policy and destruction of your tea and rubber exports. And then finally, you had an enormous amount of debt, which you had accrued from China. China stood at 20% of Sri Lanka's outstanding debt. The problem is not the debt. The problem is that none of the Chinese assets were generating any revenue. So the combination of all of these put together ended up with where we are today. The problem is that none of the political class that we have seen so far has been willing to accept that Sri Lanka has to massively change its way its economy runs, and probably will therefore also, which is all happening anyway, have to reduce its per capita income and its living to something that is more sustainable. At present, that doesn't seem likely, and I think you will see the entire, no matter who comes to power, will attempt to do the same thing, which is to go overseas. They will go to the IMF, obviously, and try to just bail out the economy and go back to what Sri Lanka was always doing. काटू जी, आप इस पर ऐड करना चाहते थे तो 4 पॉइंट अब तक हम लोगों ने ड्राइव किए यहाँ पे कि एक तो ये मिसमैनेजमेंट है और एक जो है चाइना का भी थोड़ा थोड़ा एंगल इसमें मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा। फ्रीबीज वाला एंगल इसको प्रोफेसर साहब से क्लियर करेंगे। और दोबारा मैं ये सवाल शर्मा जी आपसे लूँगा कि आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट ब्लोन अप है क्या ये, जिस तरीके से वहाँ पे उपद्रव हो गया, सड़कों पे आ गया है, इससे कैसे निकले सोल्यूशन? वहाँ कोई बहुत रोबस्ट सिस्टम तो है नहीं कि इनको हटा के दूसरे ले आएंगे। काटू जी, लेकिन आप जोड़ना चाह रहे थे पहले, ये वाला एंगल मेरा खारिज कर दीजिए अगर आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई चाइना एंगल है जो अनरेस्ट इस समय क्रिएट किया गया है। नहीं, चाइना